नमस्कार चक्षुदर्शी के आज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल। आज मैं आपसे बात करता दरअसल मोतीहारी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा पर उसमें उन्होंने क्या बोला इसके बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। इसके लिए मोदी मीडिया, गोदी मीडिया काफ़ी है, वो खबरें लोगों तक पहुंचा देगा। लेकिन जो असल खबर है वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि ये खबर शायद दूसरे ढंग से आप तक पहुंचेगी। और ये खबर है कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में सामूहिक हत्याकांड हुआ था, 26 लोगों को नृशंसता के साथ मार दिया गया था, उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला जो संगठन था उसे अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन की सूची में डाल दिया है। और इसकी इत्तला बाकायदा भारत की सरकार को दे दी है। और इस सूचना के बाद भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो बल्लियों कूद रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका ने पता नहीं उन्हें कौन सा तोहफा दे दिया है। और वो कहते हैं कि ये जो निर्णय है अमेरिका का, ये हमारे यानी भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं, आपसी रिश्ते हैं, उनको तो मजबूत करेगा ही, साथ ही ये फैसला न सिर्फ समयानुकूल है बल्कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अब आपको इस फैसले के आगे पीछे जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ करनी पड़ेगी। एफटीए मतलब एफटीए जो होता है, टीआरएफ, इस संगठन का नाम है टीआरएफ, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये जो रेसिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन है, जिसने पहले पहलगाम हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, बाद में फिर उससे मुकर गया, लेकिन ये तय था कि ये हत्याएं इसी द रेसिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों ने की थी। और ये जो फ्रंट है ये लश्कर तैयबा का एक मोर्चा है। ये सब जानते हैं, लश्कर तैयबा पहले से अमेरिका की जो वैश्विक आतंकी संगठनों की सूची है उसमें शामिल है। और इसको एफटीओ कहते हैं, विदेशी आतंकी संगठनों की सूची, इसको एफटीओ कहते हैं। और इस सूची में ये कोई लश्कर तैयबा अकेला नहीं है, 60 संगठन दुनिया के ऐसे हैं जो इस सूची में शामिल हैं। और अब ये द रेसिस्टेंस फ्रंट भी शामिल कर लिया गया है। तो इसके वैश्विक सूची में शामिल होने से हमारे जो जख्म हैं उन पर कौन सी मरहम लगने वाली है, ये पूछा जाना चाहिए। ठीक है, आपने सूची में शामिल कर दिया, लेकिन इस सूची में शामिल करने के बाद एक तो ये है कि हमें मिलना क्या है। एक आपने 3 महीने इसमें लगा दिए। अप्रैल की घटना है, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई में आपने ये फैसला किया। इन 4 महीनों में क्या क्या नहीं हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो आपने आतंकी कार्रवाई जो भारत की ओर से बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, सारा पूरे देश के समर्थन के साथ की गई थी, उसको आपने बीच में रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया। वरना भारत तो पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके आतंकी संगठनों को नेस्तनाबूद कर ही रहा था। 8-9 ठिकाने उसने साफ कर दिए थे, बाकी के जो 10-11 ठिकाने थे उनको भी साफ कर देते। लेकिन हमारे जो मित्र हैं, अमेरिका है, उसने हमारी बांह पकड़ के हमको एक तरफ खींचा और कहा कि भाई अब आप सीज फायर करो। तो सीज फायर हो गया। हमें क्या मिला? आज तक 4 महीने हो गए, हम उन आतंकी संगठनों की आतंकियों की शिनाख्त नहीं कर पाए। हमने जो स्केचेस बनवाए थे वो फर्जी निकल गए, झूठे निकल गए, और उनके आधार पर आज तक भारत सरकार कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी। आपको द रेसिस्टेंस फ्रंट को अगर वैश्विक संगठन घोषित करना था तो 22 अप्रैल के बाद तत्काल कर देते। जैसे 7 मई को हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आप 7 मई को ये काम कर लेते जो आज कर रहे हैं। और इसको करने से फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि शराब की बोतल पर लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, सेहत के लिए खतरनाक है। सिगरेट की जो डिब्बी होती है उस पर लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसे ही द रेसिस्टेंट फ्रंट के ऊपर अब लिख गया है कि ये वैश्विक आतंकी संगठन है। इससे इस संगठन का ओहदा बढ़ गया है।
हमें कुछ नहीं मिला, भारत की जनता को कुछ नहीं मिला, भारत की सरकार को कुछ नहीं मिला। जो 26 लोग मारे गए थे उनके परिजनों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि इस हमले के बाद अमेरिका को मालूम है कि आतंकियों का संरक्षण खुलेआम पाकिस्तान कर रहा है। फिर भी पाकिस्तान को विश्व बैंक से सहायता मिली, अमेरिका से सहायता मिली, चीन उसका दोस्त है, वो सहायता कर ही रहा है। और तो और इस आतंकियों को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को, मुनीर भाई साहब को, व्हाइट हाउस में बाकायदा भोज पर भी बुला लिया गया। यानी उनका तो सम्मान पे सम्मान हो रहा है। तो ये जो द रेसिस्टेंस फ्रंट है, इसको आतंकी संगठनों की सूची में डालने से कोई आसमान नहीं फट गया है, कोई आतंकियों पर कहर नहीं टूट गया है। अरे सिर्फ यही तो हुआ है कि आतंकियों को जो लोग, अमेरिकी लोग या विदेशी एजेंसियां जो फंडिंग करते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो भाई ठीक है, वो इधर से नहीं लेगा, इधर से ले लेगा। पाकिस्तान उनको फंडिंग करेगी, पाकिस्तान के को सारी हमारी जो वैश्विक एजेंसियां वो फंडिंग कर रही हैं, ये जानते हुए भी ये आतंकियों को संरक्षण देने वाला देश है। पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक अमेरिका ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा कि अभी हाल में इराक के खिलाफ, ईरान के खिलाफ किया है। ईरान पर आपने हमला क्यों बोला? पाकिस्तान पे भी बोल देते, वो तो आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा का संरक्षक है, जनक है, नहीं हमला किया गया। अब इस लॉलीपॉप को जो अमेरिका की ओर से भारत सरकार को मिल गया है, लेकर के हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद बहुत खुश हैं, मुंह में रखे चूस रहे हैं उसको। अब हो सकता है कि इसी को लेकर के बिहार में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और दूसरे लोग, हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी ये झुंझुना बजाएं कि देखिए अमेरिका हमारे आगे झुक गया और उसने रेसिस्टेंस फ्रंट को, TRF को वैश्विक आतंकियों की सूची में शामिल कर लिया। हम घर में घुस के मारेंगे, लेकिन किसी के घर में आप घुसे नहीं। सीज फायर के बाद आप किसी के घर में नहीं घुसे। और आपको ये भी बता दूंगा कि ये जो TRF है, हाँ, द रेसिस्टेंस फ्रंट है, ये कोई कल की पैदाइश नहीं है। इसका जन्म लश्कर तैयबा ने पर्दे के पीछे रहते हुए 2020 में तब कर दिया था जब आपने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी। धारा 370 हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर के 3 टुकड़े करने के बाद, वहाँ के जो लश्कर तैयबा के आतंकी थे वो एक नया फ्रंट बना करके, द रेसिस्टेंस फ्रंट बना करके मैदान में कूदे। उन्होंने प्रवासी मजदूरों को मारा, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उन्होंने, आपको याद हो, एक बस में बैठे 9 तीर्थयात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन तब भी हम कुछ नहीं कर पाए थे। हम हर घटना के बाद 2-4 लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन वो असली आरोपी होते हैं या नहीं होते हैं आज तक देश को पता नहीं है। और ख़ास तौर पर 22 अप्रैल पहलगाम के हत्याकांड के आरोपियों को तो भारत की सरकार, भारत की सेना, भारत की पुलिस, भारत की BSF आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो द रेसिस्टेंस फ्रंट के आतंकी संगठनों की सूची में डाले जाने से आप काहे को खुश हो भाई? हमें कुछ नहीं मिला, हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला है। अब उस लॉलीपॉप को आप चूसते रहिए, आनंद लेते रहिए, इससे कुछ होना जाना नहीं है। आतंकी घटनाओं पर कोई अंकुश लगने वाला नहीं है। ये अंकुश तो तब लगता जब हम अपने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम तक ले जाते, हम उसका सीज फायर ना करते, हम हमारे ऊपर मिस फायर उसका ना होता। बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अब हम चलिए, भारत सरकार, भारत के विदेश मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अगर इस बात से खुश हैं कि द रेसिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठनों की सूची में डाल दिया गया है, तो खुशी होते रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। वैश्विक आतंकी संगठनों की सूची में तो 60 संगठन पहले से हैं, और 22 संगठन तो ये जो लश्कर तैयबा जैसे तो ऐसे संगठन हैं जो दुनिया के 22 देशों में आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं, भारत समेत। भारत की अपनी जो फहरिस्त है आतंकी संगठनों की, उसमें 36 ऐसे संगठन हैं जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं। लेकिन हमने कर क्या लिया? नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो रही है।
अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात हो रही है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है लेकिन हम खुश हैं। हम खुश सिर्फ इसलिए हैं कि अमेरिका ने उस संगठन को आतंकी सूची में डाल दिया है। बात तो तब होती कि अमेरिका उस संगठन के आतंकियों को पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को साफ करने में, गिरफ्तार करने में भारत सरकार की मदद करता, खुल के आता। लेकिन ऐसा तो अभी नहीं हुआ है। वो खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है, भारत के साथ नहीं खड़ा है। भारत के साथ तो अभी भी तोल मोल के बोल चल रहे हैं। अभी जो टैरिफ बार चल रहा है उसमें हमारे साथ एक डील ड्यू है जो 9 जुलाई को हो जानी थी, लेकिन वो लगातार आगे खींच रही है। और वो क्यों खींच रही है, उसके पीछे क्या कारण है, इस पर हम लोग अलग से बहस करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो लॉलीपॉप दे करके अमेरिका की ओर से ये कोशिश की गई है कि भारत सरकार इस लॉलीपॉप को चूसे, खुश हो जाए और जो ट्रेड डील होनी है उस पर अमेरिकी शर्तों के मुताबिक दस्तखत कर दे। अभी भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की कृपा है कि भारत सरकार अमेरिकी शर्तों पर को मानने के लिए तैयार नहीं हुई है। शायद अगर हो गई होती तो 9 जुलाई को ये डील हो गई होती। तो ये डील तो होगी, आज नहीं होगी कल होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस डील में अगर हम यानी भारत अपनी शर्तों पर दस्तखत करता है तब तो हम उसको अपनी जीत मानेंगे, अन्यथा सब बातें हैं, बातों का क्या। अमेरिका ने ढेरों देशों से डील कर लिया है, वियतनाम से कर लिया है, चीन से कर लिया है, बाकी तमाम सारे छोटे मोटे देशों से कर लिया है। उसे तो 1 दर्जन देशों को चिट्ठियाँ लिख चुका है डील के लिए, 75 देशों को धमकी दे चुका है कि वो ट्रेड डील करें, अन्यथा उनके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। अब भारत को अगर 0% टैरिफ या वो न्यूनतम 10% टैरिफ पर काम करने की स्वतंत्रता मिले और ऐसी डील हो जाए तो थोड़ा बहुत संतोष हम लोग कर सकते हैं। और ये ऐसा होना मुमकिन है अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना 56 इंच का सीना खोल के अमेरिका को दिखा दें तो मुमकिन है कि अमेरिका मान जाए कि भाई सामने भी कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, उसकी बात मान ली जाए। लेकिन अभी तक का जो घटनाक्रम है पिछले 10-11 साल का, तो उसमें हमें ये देखने में आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका के सामने हम हमेशा झुक कर खड़े रहते हैं, आदाब की मुद्रा में खड़े रहते हैं। हमने कभी अकड़ कर नहीं दिखाया। हमने जेलेंस्की की तरह जो यूक्रेन के प्रमुख हैं उनकी तरह व्हाइट हाउस में जाके ट्रंप को जवाब नहीं दिया। हमने मधुबनी जाकर के भी ट्रंप को जवाब नहीं दिया। हमने आतंकवादियों को मधुबनी से जाके अंग्रेजी में ज़रूर धमकाया था, लेकिन वो धमकी में आए नहीं। तो ये स्थिति है। कनाडा ने धमका दिया अमेरिका को, छोटे छोटे देशों ने धमका दिया, लेकिन भारत सरकार धमकी वमकी में यकीन नहीं करती, चेतावनी में यकीन नहीं करती, हिकमत अमली से काम चलाना चाहती है। हमारे एक कहावत है कि अम्मा भी अच्छे और पापा भी अच्छे तो स्वर्ग कौन जाए, यानी मरे कौन। स्थिति है कि आप चीन से भी दोस्ती रखना चाहते हैं, आप रूस से भी दोस्ती रखना चाहते हैं और आप अमेरिका के भी भले रहना चाहते हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है। भारत की सरकार, भारत की राजनीति आज़ादी के बाद से जिस ट्रैक पर चली है उसमें हम किसी गुट के साथ नहीं रहे। अव्वल तो हमारे पास जो नेम था नॉन अलाइन मूवमेंट, हम उसके प्रवर्तक थे, हम उसमें उसके पक्षधर थे कि हम किसी गुट के साथ नहीं हैं। हम मानवाधिकारों के समर्थक थे, हम फिलिस्तीन के साथ थे, लेकिन आज हम फिलिस्तीन के साथ हैं या नहीं हमें खुद नहीं पता, हमारी सरकार को नहीं पता, क्योंकि जब इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता है तो हम चुप हो जाते हैं। बहरहाल बात है यही आतंकी संगठनों की कि जो द रेसिस्टेंस फ्रंट को जो आतंकियों की सूची में शामिल किया गया है, क्या इससे भारत में होने वाली आतंकी गतिविधियों पर कोई लगाम लगेगी? क्या इसकी कोई गारंटी है? या क्या आतंकी संगठन इससे डर जाएंगे कि अमेरिका ने उसको वैश्विक आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर लिया है? तो कोई डरने वाला नहीं है। देखिए, लश्कर तैयबा तो 2 दशक पहले इस वैश्विक आतंकी संगठनों की सूची में शामिल किया जा चुका है, लेकिन लश्कर तैयबा आज भी सक्रिय है, आज भी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, देश के भीतर दे रहा है, देश के बाहर हमारे भारत के अंदर घुस के दे रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि भारत की सरकार नंबर 1 इस लॉलीपॉप को चूसना बंद करे, नंबर 2
इस लॉलीपॉप का इस्तेमाल बिहार के विधानसभा चुनाव में अपनी उपलब्धि के रूप में बिल्कुल न करें, क्योंकि बिहार के जो विधानसभा के चुनाव हैं उनके मुद्दे अलग हैं। उनका मुद्दा ये नहीं है, आतंकवाद उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा अभी SIR है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन मतदाता सूचियों का। उनका मुद्दा जाति जनगणना है, उनका मुद्दा गरीबी है, उनका मुद्दा बेरोजगारी है, उनका मुद्दा बीमारी है, उनका मुद्दा शिक्षा है। इन पर बात कीजिए। ये झुनझुने बजाने से द रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकवादी संगठनों में शामिल कराने का श्रेय लूटने से आप ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव दूसरे राज्यों के चुनावों की तुलना में बिल्कुल अलग है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बिहार के मतदाताओं को उन्हें मतलब है कि उनका मताधिकार सुरक्षित रहे और वो किसी के दबाव में आके काम ना करें। वो जिसको वोट देना चाहते हैं उसको वोट दें, और ये छूट बिहार के मतदाता को मिलनी चाहिए। वहाँ की जो मतदाता सूची है उसमें कतर ब्योत के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण मतदाताओं को मिलना चाहिए। ये आतंकी संगठन अभी हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। जब आम चुनाव हो तब आप बात करना, या अभी संसद शुरू होने वाली है, आप वहाँ जाकर इस पर बात करना कि हमने बड़ा तीर मार दिया है कि द रेसिस्टेंस फ्रंट को हमने अमेरिका से कह के वैश्विक आतंकी संगठनों की सूची में शामिल करा लिया है। लेकिन ये हवाई है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि हम ठोस मुद्दों पर बात करें, हम चुनावों में जो असली मुद्दे हैं उन पर बात करें, ठोस वादे करें। अन्यथा तो बिहार तो चमन पिछले विधानसभा चुनाव में ही हमारे मोदी जी बना चुके थे। मोदी जी ने, मुझे याद है, पिछले चुनावों के उस समय चुनावी सभाओं के मन से कहा था और बोलो क्या चाहिए, और बोलो क्या चाहिए, ये भी लो, वो भी लो, ये भी लो। हुआ कुछ नहीं। आम बजट में भी बिहार के मखाने को बड़ी तवज्जो दी गई थी। अब कोई पूछे जाके भारतीय जनता पार्टी से तो इस बजट के आने के बाद बिहार के जो मखाना उत्पादक हैं उन्हें कितना लाभ हुआ। तो ये सारी बातें हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैनल पर ये जो बहस का विषय है कि पसंद आया होगा। अगर आया है तो कृपा करके लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लगा है तो अपने मित्रों तक भेजिए, शेयर करिए शेयर के ज़रिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह के मुद्दों पर जो आउट ऑफ ट्रैक हैं, जिन पर मुख्य धारा का मीडिया बात करने से कतराता है, तो वो आपको बहस के लिए सुनने के लिए मिलते रहें, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे। जय हिंद।